हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आज आपके सामने। आप सभी को पता है कि यहाँ पे सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए आपके जीके जीएस के सिलेबस को मैं कवर करता हूँ और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप देखेंगे आपको पॉलिटी पे, इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे, स्टैटिक जीके पे, हिस्ट्री पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं। आप एक बार उनके गो थ्रू होके जाइए। लगभग में हिस्ट्री का सिलेबस कवर है, ओनली वर्ल्ड हिस्ट्री बाकी है। ज्योग्राफी में भी अच्छे खासे टॉपिक कवर कर दिए गए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस अप्रॉक्स ओवर है, केवल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और 2-3 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं। और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि सिविक पॉलिटी में भी 1-2 टॉपिक को छोड़ के लगभग में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आप उन वीडियोस के थ्रू जाएंगे तो आपको काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बेसिक्स के साथ साथ आपके सीयूटी एग्जाम्स को भी काफी अच्छे से कवर करने वाली है। अभी जो पोर्शन चल रहा है वो आपका साइंस का पार्ट का चल रहा है, जिसमें साइंस से कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा हम पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को देखेंगे आज पहले, और पीरियोडिक टेबल के बाद जो प्रीवियस वीडियो रहा है, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देख के आए, जिसमें मैंने एटॉमिक मॉडल्स, एटम्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और उनके आइसोटोप, आइसोबार्स, इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से बहुत ही थॉरली डिस्कस किया है कि चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट बताया गया है ताकि आपको सॉल्व करने में कोई इजी ना हो। अब उसके बाद आज हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले एक बार हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना चाहेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली क्या था। तो अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर लेक्चर सही लगे तो शेयर कर दीजिए दोस्तों से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोसले 1913, ठीक है, मेंडलीव। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है कि दिया क्या था। तो देखिए, पहले तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया था। इससे पहले बहुत सारे पीरियोडिक टेबल 1-2 आए, बट हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना क्योंकि वो उतने पावर अच्छे नहीं थे, उतने यूजफुल नहीं थे। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो अपने आप में धमाकेदार थी। जब उन्होंने बनाया उस टाइम तक केवल 63 एलिमेंट्स थे। आज कितने, 1118 है, 118 है, लेकिन 63 एलिमेंट जो भी अवेलेबल थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया। और उन्होंने अपने में एलिमेंट विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इनटू द सेम वर्टिकल कॉलम ऑन द पीरियोडिक टेबल। जो ये वर्टिकल कॉलम्स थे, ये तो ये एक वर्टिकल कॉलम में सेम तरह के प्रॉपर्टीज वाले क्या होते थे, एलिमेंट्स अरेंज होते थे। तो इससे क्या फायदा हुआ कि चीजों को याद करने में इजी हो गया साइंटिस्ट के लिए, चीजों को सेम प्रॉपर्टीज के। तो भाई अच्छा काम किया था इन्होंने। सम गैप्स, अच्छा देखिए, उनको पता था कि ऐसा नहीं इसके बाद भी होंगे, तो उन्होंने जो गैप छोड़े थे ना जिन वर्टिकल कॉलम में, उस हिसाब से छोड़े थे कि जो नया एलिमेंट पाया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी लगभग में उस वर्टिकल कॉलम में आए हुए एलिमेंट से मैच करेगी। ये भी बड़ा कमाल की चीज थी, और सही बात है, मैच की भी। जैसे बाद में बोरान आया, ये एलिमेंट देखिए, ये इन्होंने गैप छोड़ दिए थे कि इस एलिमेंट के लिए एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, और बाद में क्या है, स्कैडियम, गैलियम एंड जेरियम वर डिस्कवर्ड लेटर। तो ये यहाँ पे फिल किए गए, इस तरह से ये फिल किए गए। तो इन्होंने जो भी छोड़ा था गैप्स, उस गैप्स को इतने सही तरीके से लीव किया था कि बाद में वो उसी वर्टिकल कॉलम में फिट हो गए। लेकिन फेल क्यों हुआ, क्योंकि आइसोटोप्स की कंडीशन, आइसोबार्स और आइसोटोप्स मैंने पिछले में ही पढ़ा दिया, ठीक है। तो आइसोटोप्स भाई जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनकी कंडीशन को दिखा नहीं पाए, उनको स्टेबल नहीं कर पाए। भाई चलो ठीक है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतने एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी but proposed many true and right concepts. So father of periodic table or the father of classification of element दिमित्री मेंडलीव को माना जाता है। दिमित्री मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल में कुछ करेक्शंस करके, लेकिन इन्होंने 63 एलिमेंट का इतना अच्छा सेटअप लगाया था। चलो आइसोटोप्स को नहीं मान पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आइसोबार्स को एस्टैब्लिश किया, ये बड़ी बात थी। सेम वर्टिकल कॉलम में चीजों को रखा, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो देखो क्या है कि लगभग में बेसिक काम करके गए थे इनकी ही कुछ चीजों में, तो इनको पीरियोडिक टेबल का फादर माना जाता है, याद रखिएगा, मेंडलीव। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार इसको रिवाइज किया गया है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। तो भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन थे, हेनरी मोसले, याद रखिएगा, हेनरी मोसले को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर। वैसे तो पीरियोडिक टेबल का फादर मेंडलीव है, लेकिन हेनरी मोसले को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में काफी ज्यादा पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट किया। पहले तो इन्होंने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन। आइसोटोप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्योंकि जब एटॉमिक नंबर से अरेंज किया तो आइसोटोप्स का भाई क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंस होता है ना, तो काम बन गया यहाँ पे। सो दे आर नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने पीरियोडिक टेबल को 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में, ग्रुप्स जो होंगे ये वर्टिकल होंगे,
ऐसे जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजेंटल कॉलम्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टेबल्स कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं समझने में क्या है। ये रहा आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें ग्रुप्स देखिए 1 से लेके 18 तक हैं, और टेबल्स क्या है 7 है, प्लस ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो बाद में आए इनको अलग से रखा गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, ये सारे पूरे के पूरे अलग हैं, बाद में आए, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। फिलहाल आप जान लीजिए कि हाइड्रोजन को देखो यार, नॉन मेटल है ये। हाइड्रोजन की सिचुएशन हमेशा क्या है, डिस्प्यूटेड रहती है। पहले तो ये नॉन मेटल है, दूसरा एटॉमिक नंबर इसका एक ही है यार, मतलब हाइड्रोजन इतना मोस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन की सिचुएशन ना पीरियोडिक टेबल में सेट कर पाना बड़ा मुश्किल टास्क है, इसलिए उसको अलग से भी स्पेस दी गई है। वैसे तो इसको दिखा दिया जाता है अलग से, लेकिन हाइड्रोजन एक विवादास्पद चीज है, इस पर डिस्प्यूटेड रहता है कि हाइड्रोजन को कैसे सेट किया जाए, लेकिन एक ही एटम है तो इसको रख दिया कि चलो भाई ठीक है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, कुछ चीजें याद भी कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे पे क्या है, हीलियम है। फिर आप ध्यान से देखें ये बढ़ रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये ऊपर जो लिखा है भाई ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं, वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में क्या है देखिए एटॉमिक नंबर्स अरेंज कर दिए गए, इस तरह से इनको अरेंज किया गया, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनको पीरियड्स में अरेंज कर दिया गया है। तो देखिए पीरियड वाइज इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी और ग्रुप्स वाइज इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। हालांकि हमें इतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप किधर आते हो, लेफ्ट की तरफ आते हो तो इलेक्ट्रॉन सरप्लस मिलते हैं, और राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन घटते हुए चले जाते हैं। हम किस केस में घटते हैं किस केस में नहीं, वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। फिलहाल हमें यही जानना था कि बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप याद रखिएगा कि पूछा जाता है कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, किसके बिहाफ पे सेट किया गया, तो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे सेट किया गया। किसके बिहाफ पे, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को सेट किया गया। तो पीरियोडिक टेबल से मेंडलीव और हेनरी मोके से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानना, उससे ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्या है आपका उसी से रिलेटेड है। लेकिन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमने पढ़ा था, ठीक है। ये कुछ पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक साइज होता है कि एटम से मॉलिक्यूल की लास्ट शेल की दूरी कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये चीजें घटेंगी बढ़ेंगी। बट ये जब 11th-12th की पीरियोडिक टेबल पढ़ते तब पढ़ते, जब 11th-12th की केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वहां पे पीरियोडिक टेबल को पढ़ाया जाता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी घटेगी, कौन सी इंक्रीज होगी, एसिडिक कब होंगे, बेसिक कब होंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़नी है। बट हमें यहाँ नहीं पढ़नी, हम यहाँ आते हैं जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसका आंसर। तो ये था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ऑफ मैटर क्या है भाई, तो एटम ही है। सबको पता है कि एटम चाहे किसी की भी एटॉमिक थ्योरी रही हो, किसी की भी एटॉमिक थ्योरी रही हो, हम एटम को ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानेंगे, ये तो सबने बोला था। Who among the following considered as the father of modern periodic table, तो अभी मैंने बोला हेनरी मोस्ले। देखिए मेंडलीव है लेकिन मॉडर्न एटॉमिक के नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो हेनरी मोस्ले, अगर सीधे बोल जाए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन किसने अच्छे से किया सबसे पहले, तो मेंडलीव में आएंगे। तो ठीक है, मेंडलीव की ही अभी पीरियोडिक टेबल को, इसलिए मैंने बोला ना कि जो क्वेश्चन आएंगे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में उतना ही बताया कि मेंडलीव और मॉर्ले मोस्ले। तो भाई आप कंफ्यूज नहीं होना, हेनरी मोस्ले और मेंडलीव के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो फिर पीरियोडिक टेबल में हमें उतना ही जानना था। इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको वो टॉपिक बता दिया। आगे बढ़िए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम आर, भाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली। जैसा कुछ नहीं, स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन गलत माने जाएंगे, और ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें गलती ना करें तो ज्यादा बेटर है। चलिए आगे का आंसर कीजिए। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, भाई आइसोटोप्स में क्या होता है, क्या सेम होता है और क्या गलत होता है, क्या एटॉमिक नंबर सेम होता है या एटॉमिक मास सेम होता है, सोच के बताइएगा। अभी जस्ट मैंने बताया था कि आइसोटोप्स को सेट नहीं कर पा रहे थे मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में, तो हेनरी जी आए, हेनरी मोस्ले जी आए, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग कर दिया पीरियोडिक टेबल को। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और आइसोटोप्स की प्रॉब्लम क्यों एटॉमिक नंबर के रीजन से ही सॉल्व हुई, इसका मतलब सीधी बात है कि आइसोटोप्स वो चीजें होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट होता है। मास क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम या ज्यादा होते हैं। ओके चलिए, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड। अब भाई सेम मास नंबर है तो आइसोटोप्स के बारे में आपने पढ़ लिया, तो आप क्या पढ़ेंगे, अब कहेंगे आप आइसोबार्स। अगर मास सेम है तो क्या है, आइसोबार्स। आइसोमर भी होते हैं, क्या होते हैं भाई आइसोमर, वन ऑफ द 2 और मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम
chemical formula but different arrangement of the atom within the molecule, they may have different physical and chemical property। मतलब chemical formula सेम लगेगा लेकिन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रिएक्शन में थोड़ा सा अलग है। अरेंजमेंट अलग होने की रीजन से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों क्या होंगी, अलग होंगी। उन्हें आइसोमर कहते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए एक नोट्स है कि आइसोमर क्या होता है, कभी पूछ लिया जाए तो जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट थोड़ा अलग अलग तरीके से किया गया है। ठीक है। पोट्रियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम आर द नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ। अब भाई ये किसके होते हैं तो जान लीजिए हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन के भाई 3 आइसोटोप्स हैं, समझिए ना। और ये नेचुरल आइसोटोप्स हैं, पोट्रियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। पूछा जाता है कि भाई आइसोटोप्स पूछ लिया जाता है हाइड्रोजन के, तो याद रखिएगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों भाई आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स का मतलब क्या होगा, आइसोबार में क्या था, मास सेम था, तो आइसोटोप्स में क्या होगा, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा। इतना तो आइडिया होना चाहिए बच्चा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं। हाइड्रोजन एटम इज रफली अ थर्ड ऑफ द मास ऑफ ट्रिटियम। पता नहीं, वैसे तो आइसोटोप भाई अभी तो आइसोटोप्स है, तो फिर ऐसे कैसे थर्ड ऑफ द मास होगा, एटॉमिक मास तो सेम डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि थर्ड हो जाए। ड्यूटेरियम इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन, तो चलिए ये सही है, ये भी सही है, इसको हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, तो ड्यूटेरियम के बारे में ये भी सही है। ओके, ट्रिटियम का मतलब ये कि उसका क्या होगा, 1/3 होगा। ड्यूटेरियम ऑल्सो एटम हैज 1 न्यूट्रॉन, जी हाँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम है, तभी तो भाई मास सेम हुआ है। ठीक है। प्रोटियम इज द रेयरेस्ट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नहीं रेयरेस्ट नहीं, रेयरेस्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के अंदर क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में घूमता रहता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन सारे क्या हो गए, गलत हो गए। आंसर क्या हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही तो क्या बनाते हैं, एटॉमिक मास बनाते हैं। चलिए, विच ऑफ द अमंग एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन कॉपर, इसमें से कॉपर से बड़ा एटॉमिक नंबर किसका है। अब पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो गया यार, तो बड़ी दिक्कत है, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी ही होगी। चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। अब पीरियोडिक टेबल कहाँ याद रहता है किसी को। आयरन, देखिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयरन, क्रोमियम और जिंक एंड मैग्नीज, इनका है 26, 24, 30 एंड 25। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और जिंक क्या है, देखिए यही है रिस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं कि केवल जो जिंक है, जिंक हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन कॉपर, जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो कॉपर से ग्रेटर है। और बात करें जिंक की, तो जिंक का 30 दिया है, इसका मतलब 30 से पहले क्या आता है, 29। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, जिंक, कि जिसका बड़ा है। ये नहीं पूछा है कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर नहीं पूछा है, बोला कॉपर के एटॉमिक नंबर से बड़ा किसका है, तो आपको कॉपर का पता होना चाहिए, उसके बाद का भी पता होना चाहिए। ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली 1 टाइम्स ऑफ अ प्रोटॉन, प्रोटॉन से कितना, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितने एक गुना होता है, मतलब कितना छोटा होता है, तो हमें पता है। तो देखिए आज देखिए प्रोटॉन के भाई मास से इलेक्ट्रॉन का मास 2000 टाइम लेस होता है। ठीक है, इसलिए उसको निग्लेक्ट किया जाता है 2000 टाइम। भाई उसमें -32 की पावर है, इन पे -27 की पावर होती है प्रोटॉन पे, तो समझ सकते हैं कि 5 जीरो का गैप आ जाना अपने आप में बड़ी बड़ी बात हो जाती है। आते हैं न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं की नाभिक में मौजूद होते हैं चार्जेस। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट इन दोस, तो किन एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट इन दोस। तो देखिए हाइड्रोजन का इश्यू है, हाइड्रोजन का, मैंने बोला ना हाइड्रोजन, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में तो रहेंगे ही रहेंगे, इनका एटॉमिक मास होता है, इनका एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन का क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्लियर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो रहेगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन एक बाहर है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, अगर इसी में न्यूट्रॉन भी सेम आ गया तो भाई क्या हो गया कि फिर तो हैवी हो गया ना, ये न्यूक्लियस हैवी हो गया, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए इसमें क्या होता है, बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता हाइड्रोजन में। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड डायरेक्टली इनटू द वेपर, लिक्विड से डायरेक्टली वेपर में जा रहे हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है,
तो इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, तो ध्यान रखिएगा इवेपोरेशन होता है। वेपराइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग और इवेपोरेशन, भाई सीधी बात है, लिक्विड को गर्म करते हैं तो इवेपोरेट होता है ना, सिंपल सा आंसर है, तो डेली आपको पता भी होगा। कंडेंसेशन में क्या होता है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, नहीं एयर को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेपर को कन्वर्ट करते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, तो इसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, तो आपको पता होना चैडविक जी होंगे अगर मैं सही हूं, हाँ चैडविक जी हैं। नील्स बोर्स ने क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल का एक्सप्लेन किया था, तो इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा रदरफोर्ड को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस, भाई प्रोटॉन के बारे में बात की कि एक न्यूक्लियस होगा। और गोल्डस्टीन ने किसकी बात की थी, इलेक्ट्रॉन की बात की थी अगर मैं सही हूं तो याद रखिएगा। और चैडविक जी क्या है भाई, न्यूट्रॉन वाले हैं। तो इस तरह से आपको पता चला कि सब क्या क्या है, सबने यहाँ जो चारों ऑप्शन है सबने कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया है, सबने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है, किसने ज्यादा किया है, वो बात आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, निम्न में से कौन सा एक परमाणु की नाभिक में शामिल होता है, ठीक है। तो वो तो वही बात है ना यार, न्यूक्लियस में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सोचना ही नहीं है इसमें तो ज्यादा कुछ, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, वैसे देखिए हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा अवेलेबल है, भाई वाटर इतना ज्यादा बना है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन का भी तो रोल है, हाइड्रोजन के तो 2 एटम लगते हैं वाटर बनाने में, तो ऑक्सीजन से तो ज्यादा हुआ हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन लिख देता तो वो अपने एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, तो उसको कंफ्यूज मत होइएगा। अब गोल्ड की पॉसिबिलिटी नहीं, कार्बन की पॉसिबिलिटी नहीं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में लड़ाई थी, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की लड़ाई को आप कैसे कंसीडर कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल की कॉम्बिनेशन में रेशियो देख लीजिए, वहीं से चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेरियम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बेरियम कितने इलेक्ट्रॉन खोजता है, तो भाई बेरियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 प्लस अपना उठा के दे देता है, इसकी वैलेंसी में आ जाएगा हालांकि। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम क्या होता है भाई, Na होता है, क्या होता है, सोडियम होता है Na। अब Na की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है 23। अब आप कहोगे सर एटॉमिक मास तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होता है, देखो यार ये 11 और 12 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, 11 और 12 का, मतलब यहाँ पे क्या, जैसे पहले कंफर्म किया गया ना कि सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने अब आपको कोवेलेंट बॉन्ड, अब ये देखिए वैलेंसी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वैलेंसी से रिलेटेड है। मैंने बोला था ना क्या करते, या तो शेयर करते हैं, या तो गिव, या तो टेक, ये 3 ही ऑप्शन होते हैं वैलेंसी को क्रिएट करने के लिए। तो जब शेयरिंग करते हैं तो उसमें बॉन्डिंग, अलग अलग तरीके के बॉन्ड बताते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं, जब शेयरिंग करते हैं, क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं रादर देन गिव एंड टेक। जैसे H2O में क्या था, शेयरिंग थी, H2O में क्या था, ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, तो शेयरिंग थी, शेयरिंग थी, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। मेटालिक बॉन्ड, these types of bond are formed by the collectively sharing of electron, the electron collectively combined with the other positive charge in the metal science में जब शेयरिंग होती है तो मेटालिक होते हैं। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इन सब के बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में आपको नहीं जानना। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं मॉलिकुलर बॉन्ड होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स की शेयरिंग होती है तो आप मॉलिकुलर बॉन्ड के नाम पे कोवैलेंट बॉन्ड को जानिए, बाकी इन सबको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, वो अभी आपको नहीं करनी। लॉ ऑफ ट्राइड वाज प्रपोज्ड भाई, अब देखिए लॉ ऑफ ट्राइड ना ये आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, ओके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, कि जब स्टार्टिंग में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले भी कई सारे लोगों ने पीरियोडिक टेबल दिया था, और उसमें ट्राइड का दिया था कि 3 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो सिमिलर आते हैं। तो ये डॉबनियर जी के नाम याद रख लीजिए कि डॉबनियर जी ने पीरियोडिक टेबल में एक पीरियोडिक टेबल बनाया था जिसमें लॉ ऑफ ट्राइड बोला गया था, उनका एक लॉ था, क्या था, ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। Which scientist arranged the periodic table of elements in the order of increasing atomic mass? तो मेंडलीव जी ने क्या किया था भाई, मेंडलीव जी की जो थी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड थी, और विलियम मोसली ने उसको क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। जब एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया तो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई। बाकी आइसोटोप्स की प्रॉब्लम मेंडलीव जी में आ रही थी, इसलिए मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल को बेस तो माना गया, लेकिन फेल और मॉडल माना गया, उसको उतना इफेक्टिव नहीं माना गया, ये रीजन था, ठीक है। चलिए, the modern periodic table consists 18 groups and 7 periods. What is the atomic number of the element
प्लेस इन द थर्ड ग्रुप फोर्थ पीरियड। अब थर्ड ग्रुप और फोर्थ पीरियड ये, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है 21, लेकिन भाई इतना डिटेल पता हो तो कौन सी बात ही हो, इतनी डिटेल क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेबल से नहीं आएंगे। पीरियोडिक टेबल इतना लंबा लर्न नहीं करना है, तो परेशान मत होइए। हेलोजन हैव इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब हेलोजन में कितने होते हैं, तो बेसिकली बोला गया है 7, आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, एक की कमी होती है, ठीक है। Which of the following element has the highest density? सबसे ज्यादा डेंस क्या होता है, तो the first chemical element with the lowest density is hydrogen and the highest density is osmium। तो lowest क्या है भाई, हाइड्रोजन है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, ऑस्मियम है, जिसकी सब इस एलिमेंट की डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। एलिमेंट, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशंट एलिमेंट। तो किस ब्लॉक में आते हैं, खैर छोड़िए इस क्वेश्चन को, ये डी ब्लॉक है, आपको पीरियोडिक टेबल उतना अच्छे से पढ़ाया नहीं गया तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। नो विच इज नॉट अ नोबल गैस। तो देखिए नोबल गैस वही होता है जिसका क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए हीलियम है, जिनॉन है, आर्गन है। ऑक्सीजन के बारे में आपने पढ़ा कि भाई ये 8 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 6, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इट्स नॉट अ नोबल गैस। इसको कैंसिल कीजिए, इसको भी हमें डिस्कस नहीं करना। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए पीरियोडिक टेबल से आपको पढ़ना था अगर ब्लॉक के बारे में, देखिए इसमें SPDF ब्लॉक होते हैं। ये फर्स्ट ए टू ए ये तो पूरा आपका 18 तक गया है, ठीक है। तो ब्लॉक्स को पढ़ना है या नहीं, अभी नहीं पढ़ना, हम आगे बढ़ेंगे। अक्रिय गैस से नहीं, इनर्ट गैस आर केमिकली, तो क्या होती है भाई, अगर वो इनर्ट गैस हैं तो वो क्या होंगी, अनरिएक्टिव होंगी। अक्रिय गैस का नाम ही क्या है, अनरिएक्टिव। क्वेश्चन से ही पता चल गया, उसके ज्यादा हमें इन सब के बारे में जानना ही नहीं। हालांकि याद रखिए कि ग्रुप 18 में जितनी भी चीजें लिखी होती हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। आप ध्यान से देखिए, हीलियम में 2 है, नियॉन में 10 है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और ये क्या है, ये सारे के अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो ये ऐसे 2 8 8 8 8 8 कंप्लीट करते जाएंगे। सारे शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो ये किसी से क्यों ही किसी तरह की दोस्ती निभाएं, किसी तरह का रिएक्शन करें। तो देखिए ना, नोबल गैस आर इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ग्रुप 18 पूरा का पूरा क्या है, नॉन रिएक्टिव गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में ये आपको पता होना चाहिए, तो जो पता होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन कब होता है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एनी ऑफ देयर टेकन प्लेस। अगर कुछ भी इस तरह का चेंज हो तो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे चेंज इन स्टेट, भाई अगर वो सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो गया, कोई एलिमेंट या कंपाउंड, तो आप क्या कहोगे कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन कलर, अगर उसका कलर चेंज हो जाए। इवेल्युएशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि भाई कोई गैस रिलीज होने लगे। जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस से किसी तरह की नाइट्रोजन गैस निकलती है, तो अगर गैस इवोल्यूशन हो। चेंज इन द टेम्परेचर, या उस ड्यूरेशन में वहां के टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ जाए, तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो 3-4 चीजें हैं, इनमें से कोई भी, चेंज इन स्टेट, बाय सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई, चेंज इन द कलर, कलर में चेंज आया, इवेल्युएशन ऑफ द गैस, गैस कोई रिलीज हो रही है, या टेम्परेचर में चेंज आया। इन सभी कॉम्बिनेशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इन सभी कॉम्बिनेशन में हम कहेंगे सर कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं यार। देखिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये क्या हुआ भाई, समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर, प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जब भी आपने देखा होगा यार, जो चूना होता है, आप कभी पनवाड़ी की दुकान पे जाना तो वो क्या करता है, चूने को, कच्चे चूने को वाटर में मिक्स करता है, और जब वाटर में मिक्स करता है तो बहुत तेजी से वो उबलने लगता है, उबलता है तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब इतनी हीट रिलीज होगी तो इसको आप एक्सोथर्मिक भी कह सकते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो, और इंडोथर्मिक जिसमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती हो तब वो रिएक्शन हो, ठीक है। तो CaO होता है, CaO प्लस H2O, मिलता क्या है, Ca
प्लस OH का होल ट्वाइस प्लस हीट, तो हीट रिलीज हुई तो टेम्परेचर में चेंज आया, तो क्या हुआ और फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी तो केमिकल रिएक्शन हुआ, और ये स्लैग्ड लाइम बनता है, बुझा चूना जैसे कहते हैं, बुझा चूना। फिर इसी को आप पान पे गिटके के साथ लोग खाते हैं, फिर वो गलफड़े कटते रहते हैं और बोलते हैं कि आह तीखा लग रहा है या दांत में दिक्कत है, तो ये है। ठीक है, तो इस रिएक्शन गिव्स सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम द टू और मोर रिएक्टेंट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसे ये आर एक्शन का मतलब है भाई रिएक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके रिएक्ट करते हैं और हमें फाइनली एक ही प्रोडक्ट मिलता है, एक ही सब्सटेंस मिलता है, और हीट वगैरह रिलीज हो वो अलग पार्ट है, लेकिन हमें मिलता सब्सटेंस कितना है, एक ही मिलता है, तो उस तरह को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कोई डाउट है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, चलिए अब ये शोक्ड लाइन का यूज क्या होता है, यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। अगर हाँ भाई घर पे भी क्या होता है, चूना जब लगता है घर पे भी, जब चूने की पुताई होती है, व्हाइट कलर का चूना लाते हैं, तो आप इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं, तो ये भी काम वहां पे चलता रहता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे समझते हैं कि इसमें क्या है। डीकंपोजन रिएक्शन क्या होता है भाई, a single reactant break down into the simple products, this is called decomposition। जैसे भाई FeSO4 है, फेरस सल्फेट है, इसको बस गर्म कर दो, इसको क्या कर दो, गर्म कर दो, इसे अब इंडोथर्मिक कहोगे, क्या कहोगे, इंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हीट प्रोवाइड करनी है, तो ये ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड FeTO3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो आप सिंपल सी बात है, डीकंपोजिशन का नाम ही समझ में आ गया कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट निकालता है, तो उसे आप क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में दो तीन को मिक्स करके एक बनता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। ठीक है, जब वाटर को हीट किया जाता है तो इसमें से कलर चेंज हो जाता है। COCO3 लाइमस्टोन, CaCO3 लाइमस्टोन को हीट करिए तो CaO क्विक लाइम बनता है प्लस CO2 गैस निकलती है। ठीक है, दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब वही हुआ कि क्या होता है भाई, हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज द कैल्शियम ऑक्साइड हीटिंग ऑन द टेम्परेचर यूज वेरियस इंडस्ट्रीज। तो भाई इसको गर्म करके ना, CaCO3 को गर्म करके जो CaO निकाला जाता है, इसको बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। और ये क्विक लाइम के बारे में मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। याद रखिएगा कि चूने को पीस के मिलाया जाता है और कई सारी चीजों को डस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, इनका यूज हो रहा है। तो यहाँ पे समझ लिया आपने कि ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी आपने कॉम्पोजिशन और डीकॉम्पोजिशन पूछा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, भाई जब ये होता है ना, तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करने के रीजन से द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड। देखिए फेरस है, Fe मतलब आयरन है, और CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये Cu भी क्या है, कॉपर भी क्या है, एक मेटल है, और आयरन भी क्या है, एक मेटल है, लेकिन आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, आयरन क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो वो क्या करेगा, Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा, Cu को साइड में लगा देगा, और क्या बनाएगा, FeSO4। तो कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर को साइड कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एक मोस्ट रिएक्टिव ने एक लेस रिएक्टिव मेटल को साइड कर दिया, और इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन दिस आयरन हैज डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट कॉपर, एंड फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो भाई कॉपर सल्फेट से उसने डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना दिया। अदर एग्जांपल जिंक एंड CuSO4। अब देखिए भाई कॉपर से जितने भी ज्यादा रिएक्टिव होंगे, जैसे जिंक है, आयरन है, तो जिंक क्या करेगा भाई, जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, कॉपर क्लोराइड, लेड है, लेड को किया तो उसने लेड क्लोराइड बना लिया कॉपर क्लोराइड को हटा के। तो इस तरह के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जब एक हाईली एक्टिव मेटल अपने से लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। सारे एग्जांपल कॉपर के साथ दिए गए हैं, चाहे आप आयरन देख लीजिए, चाहे फेरस देख लीजिए, चाहे जिंक देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, सब्सटेंस इन, आप कह सकते हैं इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉल्ड
प्रेसिपिटेट, आप इसे कहते हैं तो प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल ना हो, ऊपर की तरफ तैरता, घुमाओ तो ऊपर की तरफ आ जाता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो भाई डबल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है कि जब रिएक्शन हो तो कुछ एकदम लेयर के ऊपर आ जाए जो उसमें मिक्स ना हो, उसको छान के आप निकाल सके, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो किसी भी सोल्यूशन में बेसिकली मिक्स नहीं होता है। जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है, एंड बेरियम क्लोराइड है BaCl2 है। तो अब क्या बना, BaSO4 बना। अब सोडियम भाई क्या है, BaSO4 है। अब यहाँ पे देखिए ना डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझिए यहाँ पे कि अब ये SO4 क्या करेगा, Cl2 को रिप्लेस करेगा, ओके, और क्या बना लेगा। अब देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, मेटल, फिर लिखते हैं नॉन मेटल, पहले मेटल लिखते हैं फिर नॉन मेटल लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या है भाई, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को रिप्लेस कर रहा है। अभी तक पहले भाई मेटल कर रहा था, तो SO4 किसको रिप्लेस करता है, Cl2 को रिप्लेस कर देता है, और किसके साथ आके बन जाता है, बेरियम के साथ। तो बेरियम के साथ बन के क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, और प्लस Na क्या करेगा, Na इस Cl के साथ चला जाएगा। तो देखिए ना क्या हो रहा है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है समझिए आराम से। सोडियम क्या है, एक मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है, ये भी मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया, SO4 किसके साथ चला गया, SO4 चला गया आपका बेरियम के साथ, और Na किसके चला गया, Cl के साथ। तो दो चीजें बने, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है कि दोनों ने एक दूसरे को, ये वाला क्या करेगा भाई, ये वाला इससे कॉम्बिनेशन बनाएगा और ये वाला इससे कॉम्बिनेशन बनाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जनाब जाएंगे इनके पास और ये जनाब जाएंगे इनके पास, जो पास पास है। एक आपको जब रेशियो प्रोपोर्शन पाया जाता है तो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये भाई जो दोनों साइड पे उन्हें एक्सट्रीम और इधर को मीन कहते हैं। तो कुछ इसी तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट भी होता है कि मीन और एक्सट्रीम का आपस में मेलजोल बन जाता है। द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड, और इसी के बीच में BaSO4 बाय बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो ऊपर की लेयर पे आके ऐसे आ जाता है, ठीक है। फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 एंड बेरियम, सोडियम क्लोराइड रिमेन्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, और इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपस में एक्सचेंज करते हैं आयंस का, इसलिए हमने क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो पूछा जाता है कि विच काइंड ऑफ रिएक्शन फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म प्रेसिपिटेट रादर देन सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और इसमें आयन का आपस में क्या होता है सर, एक्सचेंज होता है। आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, commonly known as redox reaction, are reaction that involve the transfer of electron from one species to another. As the species loses electron is said to be oxidized. जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइज कहते हैं, while the species जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन उन्हें said to be reduced, ठीक है। तो जो लूज करता है वो ऑक्सीडाइज, जो गेन करता है उसे रिड्यूस करते हैं। चलिए समझते हैं इसको। CuO, ठीक है, प्लस H2, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, हीट प्रोवाइड किया गया, क्या बन गया, ऑक्सीजन आके इसमें मिल गया, तो ये क्या हो गया, H2O, कॉपर से भाई क्या हो गया, अब वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया और वाटर बन गया। सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, या रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों कहा जाता है, ठीक है। The dominant chemical present in the detergent is sodium carbonate and plaster of Paris is obtained by heating gypsum. इसी redox reaction से ही निकाला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को क्या करते हैं हम, काफी तेजी से गर्म करते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में हो गया। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या हो गया, हीट जैसे ही आपने प्रोवाइड की हाइड्रोजन को कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और वाटर बन गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप सभी को पता है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। एक बार इनको देख लें और यही लास्ट टॉपिक होगा आज के वीडियो का, मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस में। और केमिस्ट्री में इतना बहुत है, बाकी कुछ लगेगा तो किसी और वीडियो में भी मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता दूंगा। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो भाई मेटल क्या होते हैं, लेस्चरस होते हैं, मतलब क्या होते हैं, शाइन करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शाइन करते हैं। इसके अलावा मैलेबिलिटी का मतलब इनको पीट पीट के
ठीक है। प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंस कैन बी बीटन इन अ शीट, पीट पीट के पतली चद्दर बना देना। एल्यूमिनियम फॉइल मिलती है, सिल्वर फॉइल मिलती है, सारे मेटल्स की फॉइल मिलती है, गोल्डन फॉइल मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि इनको पीट पीट के हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही पतली परत बनाई जा सकती है। डक्टिबिलिटी का मतलब है कि इनको पीट पीट के आप वायर के टर्म में भी कर सकते हैं। भाई किसी भी मेटल का वायर बना सकते हैं, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, वायर। कंडक्टिविटी मतलब ये क्या होता है भाई, मेटल को सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करते हैं, हीट को सपोर्ट करते हैं, तो इनमें कंडक्टिविटी भी होती है। भाई डेंसिटी होती है, क्या होता है, मेटल डेंस होते हैं और एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। मेटल्स, ऑल मेटल हैव लस्टर, वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम तो क्या है, नाइफ से कट जाए, ठीक है। हाईली मैलेबल एक्सेप्ट जिंक, एटमी एंड, भाई सब में देखिए एक्सेप्शन है। डक्टाइल एक्सेप्ट जिंक, जिंक डक्टाइल नहीं है। आर्सेनिक या एटॉन में, इनसे आप वायर नहीं मिला सकते, शीट नहीं बना सकते। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एक्सेप्ट बिस्मिथ एंड टंगस्टन। टंगस्टन गुड कंडक्टर, टंगस्टन तो भाई होता है, ये इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन का क्या होता है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब क्या है भाई, कि सर ये जो पहले येलो बल्ब होते हैं या आज के भी जो बल्ब होते हैं उसमें जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। और इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की रीजन से बहुत हीट होकर ग्लो करता है, ग्लो करता है तो उजाला पैदा करता है। और यही जो बल्ब फ्यूज होता है तो टंगस्टन मेल्ट हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी एंड गैल्सियम, भाई मर्करी और गैलियम ये क्या होते हैं, ये सॉलिड नहीं होते। मर्क्यूरी तो कभी भी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका सबसे ज्यादा यूज थर्मोमीटर में किया जाता था कि वो सॉलिड रूम टेम्परेचर पे ठंडी में भी नहीं जमेगा और गर्मी में भी नहीं, जो है वो वही हाल है उसका, ठीक है। नॉन मेटल में कोई लस्टर नहीं होता, आयोडीन में लस्टर होता है और ग्रेफाइट में। इसके अलावा ग्रेफाइट को पीट के बनाया जाता है, भाई ग्रेफाइट से पेंसिल वगैरह आपकी बनती है, आप थोड़ा देखिएगा उसको। नॉट हार्ड, डायमंड से, डायमंड एक नॉन मेटल है लेकिन डायमंड से हार्डेस्ट कुछ है ही नहीं। कोई मेटल भी है डायमंड जितना हार्ड नहीं है, लेकिन वो क्या है, एक नॉन मेटल है तो डायमंड है। सब में देखिए आपके एक्सेप्शन है करके पूछा जाता है। नॉन मेलेबल, इनको आप पेट के चद्दर नहीं बना सकते। नॉन डक्टाइल एक्सेप्ट फाइबर, कार्बन का जो फाइबर पार्ट होता है उससे पतली सी पतली वायर्स और शीट आप बना सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं, इसी तरह से बनाए जाते हैं ना। अदरवाइज और कोई भी फॉर्म नॉन मेटल्स का, और कार्बन एक तरह का नॉन मेटल है, ये भी याद आपको हो जाना चाहिए। तो और किसी भी फॉर्म को आप बेसिकली क्या करते हो, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैड कंडक्टर ऑफ इट एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन। ग्रेफाइट तो क्या भाई, बैड कंडक्टर कहाँ है भाई, कोयला तो जलाते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए, तो बैड कंडक्टर कैसे हुआ। तो कार्बन से बना ग्रेफाइट वगैरह भी क्या है। फिर ये दिखे तीनों में पाए जाते हैं, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकते हैं। डेंसिटी लो होती है, तो जैसे डायमंड को हार्ड बोला गया तो हार्ड क्यों है, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो मेटल के कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। लेकिन क्या है भाई, डायमंड से तो भाई बड़े से बड़े शीशे कट किए जाते हैं, कटिंग का काम डायमंड से किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सूरत वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड है, सबसे ज्यादा सूरत में, सूरत गुजरात में ही वर्ल्ड के सबसे ज्यादा चीजों की कटिंग की जाती है। डायमंड्स की कटिंग कहाँ होती है, सूरत गुजरात में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ बना, सूरत में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ बना, सूरत में। इससे पहले पेंटागन था, लेकिन पेंटागन को भी छोड़ के वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड ऑफिस, मतलब सूरत ने पूरा फिक्स कर लिया है कि हीरे चाहे अफ्रीका में पाओ या यूरोप में पाओ, कटिंग सस्ते में करके हम देंगे। यूपी बिहार से जितने लोग जाते हैं, अलग अलग जगहों से जाते हैं, सबसे ज्यादा डायमंड इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज्यादा डायमंड इंडस्ट्री में लगते हैं। और वहां जो कोई कुछ नहीं करता वो हीरे की कटिंग का काम करता है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हालांकि इसमें हार्ड वर्क है, लेकिन और मैक्सिमम उसमें सेट जो मिलेंगे हीरे डायमंड इंडस्ट्री से ही मिलेंगे, वैरायटी ऑफ हीरे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ डायमंड सस्ता मिलता है, डायमंड निकलता नहीं है, डायमंड की कटिंग का काम। तो कहते हैं ना कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं तो ये टेक्नोलॉजी लाइए कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में आप बनाएंगे। जैसे जापान है, जापान के पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो फिनिश गुड्स बनाता है, तो हमारे यहाँ से आयरन खरीद के ले जाके टोयोटा की गाड़ियाँ बना के हम ही को बेच देता है, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी बनाई। तो कई बार क्या होता है, जिस चीज का रॉ मटेरियल आपके पास ना हो, उसके फिनिश गुड्स आप उसको फिनिश करने के लिए, तो अफ्रीका वगैरह हर जगह से डायमंड आता है सूरत, और यहाँ पे उसकी फिनिशिंग की जाती है, उसकी कटिंग की जाती है, उसकी कैटेगराइज किया जाता है, फिर पूरे वर्ल्ड में वो सेल करने के लिए जाता है। क्योंकि ज्वेलरी में आता है, डायमंड रिंग होनी चाहिए। आजकल एक ऐसा ही नॉन मेटल है जो किसी भी मेटल्स में, सिल्वर और गोल्ड जैसे मेटल में लगती है, उसकी शोभा बढ़ा देता है। तो आज की केमिस्ट्री में इतना ही। इसके अलावा इसमें काफ़ी कुछ है, रिएक्शन ऑफ मेटल वगैरह है, बट अभी वो सब हमें नहीं पढ़ना है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी की चीज़ें हम बाद में देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो केमिस्ट्री का एक और लेक्चर हम कभी कंडक्ट करेंगे जिसमें हम केवल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, और फिर ये केमिस्ट्री आपकी फिनिश मानी जाएगी। ठीक है,
काफ़ी कुछ है हालांकि अभी केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। कंबंशन रिएक्शन केमिस्ट्री एक ही दिन में तो खत्म होने से रही, लेकिन पढ़ेंगे इनको कभी और, आज नहीं। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स फिजिक्स और बायोलॉजी के भी लेके सून, और स्टैटिक जीके के भी पार्ट्स को लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको क्लासिकल डांस, स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन।